So, hi everyone, very good evening to all of you, and welcome to the session for today. As a part of Fatafat series, there is a new topic that is Election Commission. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चन हमेशा आपके एक या दो क्वेश्चन हमेशा आपके पेपर में आते हैं. तो आइए ज़रा डिस्कस करें इलेक्शन कमीशन के ऊपर. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप यू एवरीबडी अंडरस्टैंड्स चीफ इलेक्शन कमीशन इज देयर. आर्टिकल 324 बताता कि या देयर शैल बी इलेक्शन कमीशन विच विल बी कंडक्टिंग द इलेक्शंस, राइट. तो सुप्रिटेंडेंस इसका सबसे पहला फंक्शन क्या है दोस्त, ये किस चीज़ के लिए? सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इंटायर प्रोसेस फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. मतलब ये कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के इलेक्शन, लोकसभा और राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के चुनाव, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव, प्रेसिडेंट के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव, इन सभी का जो चुनाव होगा डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, सारा यही करता. याद रखिएगा, एमएलए का चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं, चीफ इलेक्शन कमीशन करता. स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है पंचायतों के और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव करना. ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा. आइए ज़रा आगे देखें. अपॉइंटमेंट जी, आर्टिकल 324 बताता है कि राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को. और इलेक्शन कमीशन के बंदे कितने होने चाहिए वो डिसाइड कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि कितने होंगे. ओरिजिनली सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, लेटर ऑन राष्ट्रपति ने 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ऐड किए और इस समय 3 टोटल इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं. एक चीफ होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स उसको हेल्प करने के लिए. क्यों? क्योंकि डिसीजन लेने में कई बार एक बंदा इज नॉट एबल टू डिसाइड, सो 3 पीपल विल बी एबल टू डिसाइड ऑन दिस थिंग. कंसेंसस से चलेंगे. अगर 2 बंदे मेजोरिटीज में हैं कि भाई दे वांट टू डू दिस थिंग, दैट विल बी डन. नेक्स्ट, अगर हम रिमूवल की बात करें तो भाई रिमूवल भी सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह वैसे ही रिमूवल है चीफ इलेक्शन कमीशन का. दोनों हाउसेज में से किसी भी हाउस में स्टार्ट हो जाए और 2/3 मेजोरिटी से वो बिल पास होना चाहिए, देन ही स्टैंड्स टू बी रिमूव्ड. सो आपको ये चीज़ समझ आ गई. एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसका काम है राज्य में और केंद्र में चुनाव करवाना. क्लियर है जी? तो ये चीज़ हमने देख ली है. आगे अगर देखें, इसका बारे कहाँ पर दर्ज है? पार्ट 15 में, दैट डील्स विद इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन फॉर दीज मैटर्स. कब बनी थी? 25 जनवरी 1950 को, एक दिन 26 जनवरी से पहले चीफ इलेक्शन कमीशन बन गई थी. याद रखिएगा. 324 से लेकर 329 तक 5-6 आर्टिकल्स हैं जहां पर हम बात करेंगे. 324, 25, 326, 377, 28, 29, 6 आर्टिकल्स हैं जो कि बिल्कुल बात करेंगे पावर के बारे, फंक्शन के बारे, टेन्योर के बारे, एलिजिबिलिटी के बारे ऑफ कमिश्नर एंड द मेंबर्स. सबसे पहले देखेंगे दोस्त, आर्टिकल 324 बताता है, आपको समझ आ गया, इलेक्शन वो कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन करवाएगा. उसकी सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल. 325 की बात करें, सो नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल. मतलब किसी भी बंदे के साथ वितकरा नहीं, किसी के साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेस पे किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जब इलेक्टोरल रोल बन रहा. क्लियर? इलेक्टोरल रोल का मतलब सारे वोटर्स के नाम जहां पर दर्ज होंगे, क्योंकि यही काम है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्टोरल रोल बनाना. आर्टिकल 326 बताता है कि जितने भी लोग हैं 18 वर्ष से ऊपर, उन सभी की अडल्ट सफरेज उनको अलाउड है. यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, एनी बडी फ्रॉम एनी वन जो कि एडल्ट है. पहले होती थी 21 साल आयु, बाद में 61st अमेंडमेंट से इसको कर दिया गया 18 ईयर्स. याद रखिएगा, 326 गिव्स द राइट फॉर एवरी वन टू हैव अ पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस. एडल्ट सफरेज की बात की है. 327 बताता है कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है इलेक्शंस के रिलेटेड कोई भी चीज़ को चेंज करना, मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर्स. ये भी चीज़ याद रखेगा जी. 328, पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस ऑफ सच लेजिस्लेचर. यहाँ पर लेजिस्लेचर की भी पावर है, पार्लियामेंट की भी पावर है, लेजिस्लेचर के. आखिरी चीज़ है जी, देयर इज अ बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स. तो ये है मेरे भाई 324 से लेके 329 तक. अब अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो पहले ओरिजिनली एक ही इलेक्शन कमिश्नर था, अब 3 हो चुके हैं. ये आपने देख लिया. 1989 में अमेंड किया गया, संविधान को नहीं. याद रखिएगा, नो अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट अमेंडेड द पार्ट देयर इट वाज मल्टी मेंबर बॉडी बना दी गई. एक चीफ होगा और 2 इलेक्शन मेंबर्स होंगे.
इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरीट न्यू दिल्ली में। और नॉर्मली स्टेट लेवल पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया जाता है, जो कि नॉर्मली आईएएस रैंक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को। 6 साल का कार्यकाल होता है और 65 ईयर्स रिटायरिंग एज होती है, जो पहले हो वो मानी जाती है। ये चीज़ आपने सीएजी में भी देखेंगे और इलेक्शन कमीशन में भी देखेंगे, 65 और 6 ईयर्स। सेम इन द केस ऑफ यूपीएससी मेंबर्स ऑल्सो। देन दे एंजॉय द सेम स्टेटस एंड द सैलरी एंड द पर्क्स अवेलेबल टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये भी याद रखें, इनकी सैलरी, इनका स्टेटस सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लास्ट थिंग, the chief election commissioner can be removed from office only through a removal process similar to that of a supreme court judge by a parliament. इसका जो रिमूवल प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम होगा एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सेम वैसा इलेक्शन रिमूवल प्रोसेस है। अब अगर प्रोसेस की बात करें तो भाई आपको पता ही है, सबसे पहली चीज़ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन, सीएजी कैन बी रिमूव थ्रू मोशन अडॉप्टेड बाय पार्लियामेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर। सेम है इन चारों का, इस पे भी क्वेश्चन कई बार बन सकता है। स्पेशल मेजोरिटी होगी 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यहाँ पर इम्पीचमेंट नहीं यूज होता, ना तो जजेस के लिए, ना सीएजी के लिए, ना सीएसी के लिए। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर यूज होता है, राष्ट्रपति के लिए। और वहाँ की 2/3 मेजोरिटी और यहाँ की 2/3 मेजोरिटी में बहुत अंतर है, आपको पता होगा। प्रेसिडेंट के केस में 2/3 मेजोरिटी मतलब टोटल स्ट्रेंथ की 2/3 मेजोरिटी, जबकि यहाँ पर 2/3 की मेजोरिटी कौन सी, प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने वहाँ पर मेंबर है उसकी 2/3। फंक्शंस की बात करें, यहाँ पर यूपीएससी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सबसे पहले गार्डियन है फ्री एंड रीजनेबल इलेक्शंस के लिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इशू करता है यही, पहले जब चुनाव से पहले आचार संहिता जिसको कहा जाता है वो ये इशू करता है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डेमोक्रेसी इज मेंटेन। नेक्स्ट, decide the territorial areas of the electoral constituencies throughout the country on the basis of delimitation commission act। करेगी डिलिमिटेशन कमीशन काम कि इलेक्टोरल वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करना, लेकिन बाद में उसके ऊपर डिसाइड कौन करता है, टेरिटोरियल एरियाज को इलेक्शन कमीशन। और डिलिमिटेशन कमीशन याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इट इज़ बेसिकली स्टैट्यूटरी बॉडी, पार्लियामेंट बनाता है इसको, ये चीज़ भी याद रखिएगा। टू ऑर्गेनाइज एंड अमेंड द इलेक्टोरल रोल्स एंड टू रजिस्टर ऑल क्वालिफाइड वोटर्स, इलेक्टोरल रोल को मेंटेन करना और रजिस्टर करना सभी क्वालिफाइड वोटर्स को। टू इन्फॉर्म द डेट्स एंड द शेड्यूल्स ऑफ द इलेक्शन एंड टू स्क्रूटिनाइज द नॉमिनेशन पावर्स, डेट को, शेड्यूल को घोषणा करना भी कब कहाँ पे चुनाव होगा, ये सारी घोषणा इलेक्शन कमीशन करता। आखिरी चीज, टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल्स, ये भी इसका काम है जी इलेक्शन कमीशन का। आगे, इट इज एन एडवाइजरी बॉडी इन मैटर ऑफ the post-election ineligibility of sitting members of the parliament and state legislature. The judgment of commission in all such matters is binding on the president। जो भी इलेक्शन कमीशन की जजमेंट होती है वो फाइनल बाइंडिंग होती है राष्ट्रपति के ऊपर। एंड गवर्नर टू होम विच इज अटेंडेड, अगर स्टेट के केस में गवर्नर की बाइंडिंग होगी। द कमीशन हैज द पावर टू प्रोहिबिट अ कैंडिडेट हु हैज फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज एक्सपेंसेस। अगर कल को कोई एक्सपेंसेस दिखा रहा है इतने होंगे और कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, तो उसके ऊपर प्रोहिबिट कर सकता, कैंडिडेट को फेल भी कर सकता, उसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता। एंड ही हैज़ द पावर टू रिमूव और रिड्यूस द पीरियड ऑफ सच डिस्क्वालिफिकेशन ऑल्सो एज डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द लॉ। तो ये है मेरे भाई इलेक्शन कमीशन की पावर्स, कंडक्ट करना, इलेक्टोरल रोल को बनाना, नए वोटर्स आए उनको रजिस्टर करना, ये सारा इलेक्शन कमीशन का काम है। एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीएपीएफ के पेपर के लिए, साइमल्टेनियस इलेक्शंस। सरकार ने काफ़ी बार ये प्रस्ताव रखा संसद में कि भाई क्यों ना हम साइमल्टेनियस इलेक्शन रखें, जहाँ पर लोकसभा के अलग चुनाव होते हैं और स्टेट्स के अलग अलग साल में हो रहे हैं, तो क्यों ना एक ही बार करवा दिए जाए इकट्ठे, ताकि सरकार का खर्चा भी बचे। एंड दिस प्रोसेस इज ह्यूज बर्डन इकोनॉमिक, अगर एक्सचेकर पर देखें पैसे खूब खर्च होते हैं तो वो कम हो गए। लेकिन इसमें कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में फॉर सीएपीएफ पेपर 2। Do check it out also. You can just research on this thing. It's a very good topic for your paper 2. Simultaneous elections for the parliament and the state legislatures. अब जरा क्वेश्चन देखते हैं जी। नंबर 1 क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5-member बॉडी। पहला है यूनियन होम मिनिस्टर डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। ये भी गलत है जी, ना तो मिनिस्ट्री डिजाइन करती है, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है। ये 5 नहीं 3 मेंबर है। रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू स्प्लिट्स ऑफ द मर्जर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। तो थर्ड ओनली इज द आंसर दिस क्वेश्चन, करेक्ट पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन, यूटीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा।
दूसरा, इट इज विद इन द प्रीव्यू ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली। ये भी गलत है जी, ये भी गलत है, आपको करेक्ट बताना है, लेकिन ओनली टू कहीं है नहीं, ये भी गलत है जी फिर। सो द आंसर शुड हैव बीन टू ओनली। क्लियर है जी। आइए जरा अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है जी, ये CDS में पूछा गया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन द vested in the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज soon as the date of election is announced. The laws relating to the delimitation of constituencies are made by the election commission of India. ये गलत है जी। नो इलेक्शन शेल बी हेल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय इलेक्शन पिटिशन। अब यहाँ पर मेरे भाई पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद अगर दूसरी की बात करें तो दोस्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देता, 1 और 2 ठीक है। थर्ड गलती है जी, क्योंकि लॉज रिलेटेड ये कुछ भी इलेक्शन कमीशन नहीं बताता, बाद में डिसाइड करता। तो 3 गलत है, 1, 2 एंड 4 कैन बी द आंसर, बी ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट, which of the following is not the powers and function of election commission of India? Superintendent direction of the control of electoral matters, electoral rules को बनाना, बिल्कुल ठीक है जी। conduct of elections to the parliament and legislature of the state, बिल्कुल ठीक है जी। conduct of election to the office of the president and vice president, ये भी ठीक है जी। ये दोनों तो इकट्ठे ही पढ़े, इलेक्टोरल रूल्स भी पढ़ा। आखिरी स्टेटमेंट गलत, अभी पढ़ी भी नहीं हमने। अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल कमिश्नर इन द परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ कन्फर्ड ऑन द कमीशन, ये बिल्कुल नहीं जी। तो ये चीज़ याद रखेगा, इलेक्शन कमीशन के फंक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है। आपने 3 क्वेश्चन देखे, तीनों में से फंक्शंस पे क्वेश्चन और स्ट्रक्चर पे पूछा। हमने प्रॉपरली समझा है भाई इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति, कैसे होता है, उसका टेन्योर, रिमूवल, और उसके बाद फंक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में फंक्शंस पे ज़रूर फोकस कीजिए, क्योंकि नॉर्मली most of the people don't focus on the functions, that is which UPSC is again and again putting up in your CDS, CFF and civil services paper. So I hope you people understood the logic here. I hope you people enjoyed the session. अगर अच्छा लगे तो दोस्त ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये फटाफट सीरीज़ की सारी वीडियोस चेक करिएगा, ज्योग्राफी पर, पॉलिटी पर, हिस्ट्री पर, इकोनॉमिक्स पे, साइंस पर और करंट अफेयर्स पर सारी वीडियोस हैं। वी आर कमिंग विद द करंट अफेयर्स सेशंस। Within 10 days, we will be covering up very comprehensively with your current affairs part. So thank you. Wish you all the best. Jai Hind.